नमस्कार। मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं केरल की एक और अत्याचार और शोषण तथा अपमान से जुड़ी एक ऐसी कहानी की जिसका संबंध केरल की दलित और आदिवासी महिलाओं से था, जिनको अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा को कर देना पड़ता था। दोस्तों, जो केरल की धरती आज अपने प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली से सबका दिल मोह लेती है, उसी देवदाताओं की भूमि पर राज करने वाले नम्बूदरी ब्राह्मणों ने प्राचीन काल में दलितों पर जो अत्याचार और जुल्म ढाया था, उसके बारे में सोचकर ही मन कांप उठता है। इस तरह के जुल्म की कहानी का उदाहरण बहुत कम ही मिलता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केरल की उस अमानवीय और अपमानित करने वाले मुलक्करम व्यवस्था की, जिसके कारण त्रावणकोर राज में दलित बहन बेटियों और महिलाओं को अपनी इज्जत बचाने अर्थात स्तन को कपड़े से ढकने के एवज में राजा को टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों, बता दें कि केरल में त्रावणकोर रियासत में चेर राजाओं के शासनकाल में ही नम्बूदिरी ब्राह्मणों का राजकाज में काफ़ी प्रभाव था। इन ब्राह्मणों ने धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं का सहारा लेकर त्रावणकोर के राजा को सलाह देकर अपनी धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा तथा जाति श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए एक ऐसा कठोर कानून या व्यवस्था बनवाई, जिसके कारण केरल के दलितों और आदिवासियों को सैकड़ों सालों तक सामाजिक अपमान और तिरस्कार का दंश झेलना पड़ा। दोस्तों, ब्राह्मणों की इस अमानवीय और अपमानित करने वाली व्यवस्था का विरोध करने के लिए बलिदान देना पड़ा दलित वीरांगना नागेली को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरल की दलित बेटी नागेली की, जो केरल की मुलक्करम जैसी अत्याचारी शोषण और शोषण तथा अत्याचार के प्रतिकार की मजबूत बन गई। दोस्तों, नागेली की कहानी पर जाने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं इंसान को गुलाम बनाए जाने के इतिहास की। ऐसा माना जाता है कि हमारे समाज में दास्ता की जड़ उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता की शुरुआत, जिसका मतलब यह लगाया जा सकता है या हम यह कह भी सकते हैं कि इंसान के विकास के प्रारंभिक काल में ही इंसानों को दबाने और अपना वर्चस्व स्थापित करने का सिलसिला शुरू हो गया था। दोस्तों, गुलामी के संदर्भ में अब तक जो साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध हैं, उनसे प्राचीन काल में इंसानों को गुलाम बनाए जाने का पता चलता है। यह पता चलता है कि उस कालखंड में भी लोगों को गुलाम बनाया गया था। अभी हाल ही में हुए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि पर्शिया अर्थात आज के ईरान में सुमेरियन काल के दौर में मेसोपोटामिया में दास्ता कायम थी। उस समय मेसोपोटामिया काल में दास्ता मौजूद थी। 2100 BCE में सुमेरियन कानूनों में से एक कोड ऑफ उर नामक एक मशहूर कानून बना हुआ था, जिसका डर दिखाकर लोगों को गुलाम बनाया जाता था। प्राचीन मेसोपोटामिया में गुलाम प्रायः युद्धबंदियों, कर्जखोरों अथवा गुलामों की संतान ही होते थे। इसी तरह प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस और रोम में भी लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया था। खासकर युद्धबंदियों को घरेलू दास बनाकर घरों में काम करने के लिए उन्हें रखा जाता था। तो कुछ लोगों से खदानों एवं खेतों में काम करवाया जाता था। दोस्तों, रोम में तो दासों को राजाओं और कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए
भयंकर रूप से एक दूसरे को आपस में मरने मारने तक लड़वाया जाता था, जिसे ग्लैडिएटर की प्रतियोगिता कहा जाता था। ग्लैडिएटर की प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती थी जिसमें दो दासों को एक दूसरे से लड़वाया जाता था और जो दास जीतता था उसे इनाम दिया जाता था। दोस्तों, रोमन सम्राटों ने समूचे यूरोप, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में गुलामों के व्यापार को व्यापक विस्तार दिया। दोस्तों, एशिया में मेसोपोटामिया के बाद प्राचीन भारत, चीन, जापान, ईरान, कोरिया इत्यादि में भी अलग अलग राजवंशों के शासनकाल में इंसानों को गुलाम बनाए जाने की परंपरा कायम रही है। इन सभी देशों में लगभग युद्धबंदियों को ही गुलाम बनाने की परंपरा रही है। परंतु दोस्तों, जिस भारत भूमि को हम देवताओं और सभ्यताओं की भूमि कहते हैं, जो समूची धरा को अपना परिवार मानता है, उसी पुण्य भूमि पर दोस्तों ब्राह्मणों ने राजाओं से मनुस्मृति कानून लागू करवा कर अपने वर्चस्व व श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए सैकड़ों सालों तक केरल की दलित और आदिवासी समाज को जातिगत गुलामी में धकेल दिया। लेकिन जब गुलामी के इतिहास की बात की जाती है तो लिखित और भौतिक प्रमाणों के आधार पर 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच के कालखंड में यूरोपीय गोरे लोगों ने लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया। उस अटलांटिक स्लेव ट्रेड को ही गुलाम का एक लिखित साक्ष्य माना जाता है, जिसमें लाखों अश्वेत अफ्रीकियों को दक्षिण अफ्रीका से अगवा कर अटलांटिक महासागर पार कैरिबियाई द्वीपों और अमेरिका में ले जाकर बेच दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं नागेली के बलिदान की। तो बता दें कि नागेली का जन्म कथा अनुसार केरल के अलपुजा जिले के चेरथला जिले में इजावा नामक दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों, यह वह दौर था जब त्रावणकोर रियासत में राजा ने अपने राज्य में दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था और जो दलित महिला अपने स्तन को ढककर चलती थी तो राजा के सैनिक उससे टैक्स वसूलते थे। दोस्तों, टैक्स का दर महिला के स्तन के आकार के हिसाब से छोटे बड़े के हिसाब से लिया जाता था। जिस महिला का स्तन बड़ा होता था उसे ज़्यादा टैक्स देना होता था। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार 1803 में जब दलित महिला नागेली ने राजा के फरमान के खिलाफ विद्रोह किया था, उस समय त्रावणकोर में राजा एबिटन थिरुनल बालाराम वर्मा का राज चल रहा था। दोस्तों, यह दरअसल एक प्रकार का जजमानी टैक्स या दूसरे शब्दों में कहें तो जाति कर था, जो केवल केरल की एजवा, पुलया और पराया तथा नायर जाति की महिलाओं पर स्तन ढककर चलने को लेकर लगाया गया था। उस दौर में दोस्तों शरीर के ऊपरी भाग पर कपड़ा पहनने का विशेषाधिकार केवल खासकर नंबूदरी ब्राह्मणों और क्षत्रियों को था। बाकी दलित महिला और पुरुषों दोनों को शरीर के ऊपरी भाग पर कपड़े पहनने की मनाही थी। दोस्तों, केरल की दलित बेटी नागेली राजा के इस अमानवीय कर के खिलाफ विद्रोह करते हुए राजा के सिपाहियों को स्तन कर देने से इनकार कर दिया और जब राजा के सिपाहियों ने टैक्स के लिए नागेली पर दबाव बनाना शुरू किया तो उसने अपने पास रखे हथिया से काटकर अपने स्तन को राजा के सिपाहियों को टैक्स के रूप में दे दिया। स्तन कटने के बाद अत्यधिक खून बहने के कारण नागेली की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दोस्तों, नागेली की मौत की खबर सुनने के बाद नागेली के पति कदप्पन को काफ़ी दुख हुआ और उसने नगाली के चिता के साथ जलकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, नागेली के पति का पत्नी के साथ सती होने का यह मामला पुरुष समाज का अपने आप में पहला उदाहरण है। दोस्तों,
नागेली का बलिदान केरल में सामाजिक विद्रोह का प्रतीक बन गया, जो न केवल केरल के ऐतिहासिक पन्नों बल्कि केरल की लोक परंपरा और मौखिक इतिहास में दर्ज है। दोस्तों, वैसे तो इस घटना का कोई आधिकारिक अभिलेख मौजूद नहीं है, बावजूद इसके केरल में इस कहानी को ब्राह्मणवादी उत्पीड़न के प्रतिकार का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, 19वीं सदी में केरल का चन्नार, या जिसे नादर भी कहा जाता है, नामक दलित समुदाय 1822 से लेकर 1859 के बीच कई चरणों में इस अमानवीय परंपरा के खिलाफ लगातार आंदोलन करता रहा, लेकिन इस आंदोलन में सक्रियता 1828 के बाद काफी देखी गई। नमूदरी ब्राह्मणों के अत्याचार से तंग आकर नादर समुदाय के लोग ईसाई धर्म स्वीकार लिए। बावजूद इसके नादरों पर ब्राह्मणों का जुल्म जारी रहा, जिससे परेशान होकर केरल के दलितों ने ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोस्तों, 19वीं सदी के मध्य में ईसाई मिशनरियों और अंग्रेज अधिकारियों के दबाव में त्रावणकोर की सरकार ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए 1859 में सभी महिलाओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दे दी। दोस्तों, इतिहासकार मनु एस पिल्लई केरल की मुल्लकरम व्यवस्था को सिर्फ एक प्रकार का जातिगत टैक्स मानते हैं। इसे वह महिलाओं को वस्त्र पहनने के लिए दिया जाने वाला टैक्स नहीं कहते। दोस्तों, केरल के चेरथला में मुलच्चीपुरम, जहां नागेली ने अपना स्तन काटकर राजा के सिपाहियों को टैक्स दिया था, उस स्थान पर नागेली का एक स्मारक बना हुआ है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में केरल के दूर दराज के क्षेत्रों से दलित और आदिवासी समुदाय के लोग आते रहते हैं। नागेली का यह स्मारक केरल के न केवल ब्राह्मणों के अत्याचार की कहानी को दर्शाता है, बल्कि दलित और स्त्री सशक्तिकरण के आंदोलन का प्रतीक भी बन चुका है। दोस्तों, यह रही कहानी केरल के दलितों की गुलामी का। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी के करीब 80 साल बाद क्या है केरल के दलितों का हाल। तो दोस्तों, केरल के चेरथला जिले में सामाजिक व जाति स्थितियों की यदि बात करें तो वहाँ की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 5,42,657 थी, जिसमें से दलित लोगों की आबादी 8.5% है, जबकि जिले में 2,357 आदिवासी रहते हैं। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों की आबादी का समीकरण भिन्न है। दोस्तों, केरल के चेरथला में दलितों में साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ दलितों में उच्च शिक्षित लोगों की संख्या 95% से भी अधिक है। दोस्तों, केरल में कानूनी रूप से जातिगत भेदभाव को काफ़ी पहले समाप्त कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप केरल में बढ़ते शिक्षा के प्रभाव के कारण दलितों को लेकर उच्च जातियों की सोच में काफ़ी बदलाव आने लगे हैं, जिसके चलते केरल में अंतर जातीय शादियों का प्रचलन बढ़ने लगा है। केरल में सार्वजनिक स्थल दलितों के लिए खोल दिए गए हैं, बावजूद इसके अभी भी कुछ स्थान और मंदिर ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों का दबदबा बना हुआ है, जिसके चलते केरल के कुछ मंदिरों और स्थानों पर दलितों एवं महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध बना हुआ है। दोस्तों, चेरथला का दलित समुदाय शिक्षा में अग्रणी होने के कारण सरकारी नौकरियों में भी सबसे आगे है। फ्रंटलाइन द हिंदू की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार सरकारी नौकरियों में दलितों का प्रतिनिधित्व 7.6% है, जो उनकी कुल आबादी 8.5% के काफ़ी करीब है। दोस्तों, चेरथला में अधिकांश दलित समुदाय के लोग पारंपरिक कोयर उद्योग अर्थात नारियल के रेशे से रस्सी बनाना, चटाई बनाना, कालीन, ब्रश, गद्दा तथा सजावटी सामानों के बनाने जैसे श्रम साध्य पेशे से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त दलितों की एक बड़ी आबादी
मछली पकड़ने, खेती के कामों को करने तथा कॉटेज इंडस्ट्री में कार्यरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और कहानी को लेकर। नमस्कार।